हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका डेटिस क्लास 11 का यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेटिस ये यूनिट में क्या है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब क्या, वैरायटी। दुनिया में लिविंग वर्ल्ड में मतलब दुनिया में क्या क्या वैरायटी है। ठीक है, जिसमें आप देखोगे दुनिया भर का प्लांट स्पेसीज में वैरायटी है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस किंगडम, फिर प्लांट किंगडम को आप डिटेल्स में पढ़ोगे, एनिमल किंगडम्स को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जिसमें से देखना ही है भाई क्या क्या वैरायटी है, किस फाइलम में, किस ऑर्डर में, सब देखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इस सबका बेसिक कंसेप्ट है डेट इज योर लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, डेट इज योर लिविंग वर्ल्ड। सो मैं ये चैप्टर इस तरीके से कराऊंगा कि ये चैप्टर है बहुत छोटा, नीट और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है इतना छोटा, पर बुक में है बड़ा लंबा। सो मैं इंसाइट भी पढ़ाऊँगा, समझने के लिए पीपीटी भी पढ़ाऊँगा, और क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा नोट से मेरे क्लास का वो भी पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, सो चैप्टर का इंट्रोडक्शन में एक साइंटिस्ट का नाम है डेट इज अर्नेस्ट मेयर। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट दिया था। बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट मतलब क्या, सिमिलर स्पेसीज जब इंटरब्रीड करते हैं तो जो प्रोजेनी बनेगा वो फर्टाइल बनेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पेसीज, उसे ही हम कहते हैं स्पेसीज। जैसे कि अभी मेल टाइगर फीमेल टाइगर मिल गए तो टाइगर ही बनेगा ना, आइदर मेल या फीमेल, और वो टाइगर भी फर्टाइल होगा, फिर वो दूसरा मेल या फीमेल से मिलके फिर से प्रोजेनी बनेगा। तो सिमिलर स्पेसीज जब इंटरब्रीड करते हैं, जो बच्चा बनेगा प्रोजेनी वो फर्टाइल होना पड़ेगा, तो उसी को आप बोलोगे स्पेसीज। ठीक है, और अगर कोई नहीं करता है, मतलब अगर सम स्पेसीज आर देयर लाइक जैसे मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, इस चैप्टर को हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी एनहांसमेंट में मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को क्रॉस करने से आपका एक प्रोजेनी बनता है, हाइब्रिड, जिसे आप बोलते हैं म्यूल। प्रोजेनी तो बन गया, पर क्या डोंकी और हॉर्स सेम है क्या, अलग अलग है ना। सो इनका प्रोजेनी जो बना वो फर्टाइल नहीं होता है, नॉट फर्टाइल। वाई नॉट फर्टाइल, बिकॉज ये सेम स्पेसीज है ही नहीं, प्रोजेनी बन जा रहा है पर ये फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, इनफर्टाइल होता है ये मूल सब। ठीक है, अगर मेल डोंकी फीमेल हॉर्स को क्रॉस करने से जो ऑफस्प्रिंग बनता है हाइब्रिड, उसे हम बोलते हैं आपका म्यूल, जो कि इनफर्टाइल होता है। सो यहाँ में जानना है कि डार्विन जो थे, ठीक है, इन्हें हम अर्नेस्ट मेयर जो थे, ही वॉज इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इवोल्यूशन में काफ़ी काम किया, इसलिए इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता था। ठीक है, और इन्हें कहा जाता था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज इन्होंने 3 प्राइजेस लिए, 3 प्राइजेस इनको बड़े बड़े प्राइजेस मिले थे। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता था। क्या, तो याद रखिएगा CBI से, CBI डेट इज सी से क्या मिला था, क्रेफोर्ड प्राइज़, B से क्या मिला था, बेल्जन प्राइज़, ईयर नीचे, एंड I से मिला था इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। इसलिए यहाँ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है इन साइंटिस्ट को, डेट इज अर्नेस्ट मेयर को। सो इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा पार्ट देख लेना, सही बात है ना। होते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेट इज लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कहानी बहुत है, मुद्दे की बात कम ही है। सो कहानी नहीं ज़रूरी है, सब चीज़ समझना ज़रूरी है। मैं स्टार्ट करूँगा मुद्दे की बात, पर थोड़ा देर इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं, ऑल्दो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता नीट में। ठीक है, सो हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कितना दुनिया बढ़िया है लिविंग वर्ल्ड। देखो इधर देखोगे बाहर, पेड़ पौधा, ठीक है, इंसेक्ट वंसेक्ट, कितना माइक्रोब्स घूम रहे अभी एयर में, पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, सो इट्स सो अमेजिंग। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट, मतलब हैबिटेट आपको कहीं भी मिल जाएगा, चाहे वो कोल्ड माउंटेन हो, डिसीडियस फॉरेस्ट हो, ओशन हो, फ्रेश वाटर लेक हो, डेजर्ट हो, वोल्केनो हो, हर जगह आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what life is in need। मतलब क्या कह रहा है कि बहुत सारा मोलिकुल्स मिलकर आपका सेल बनाता है, सेल मिलकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है। ठीक है, और टिश्यू सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म सिमिलर ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जब इंटरेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, सो इस तरीके से आपस में प्रोग्रेशन हुए में क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, लाए करके। तो यही बात है, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो बनता नहीं है, तो वही है। अभी हम मतलब लिविंग वर्ल्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ को पढ़ने जाएंगे हम। पहला चीज़ बता देना, हमको जानना क्या है कि कैरेक्टर क्या है जो किसी चीज़ में होगा, और हमको जानना है डिफाइनिंग कैरेक्टर, जो नीट का क्वेश्चन आता है। कैरेक्टर और डिफाइनिंग कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है। कैरेक्टर जो नॉर्मली मिलेगा, कोई भी देखोगे
जैसे कि किसी का हेयर है तो बोलोगे उसका हेयर है कैरेक्टर, कान है उसका कैरेक्टर, एक्सटर्नल एयर है, नोस है उसका कैरेक्टर, ठीक है, जो भी दिख जाए वो कैरेक्टर है। बट डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, वो भी ऑल लिविंग में। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब का सब में मिलेगा और नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। तो उस कैरेक्टर को आप क्या बोलोगे? उस कैरेक्टर को आप बोलोगे डिफाइनिंग। सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलेगा, वो भी कौन लिविंग? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छूट गया कोई कैरेक्टर में, किसी में मिल रहा है किसी में नहीं मिल रहा है, तो वो डिफाइनिंग नहीं बोलोगे। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलना चाहिए और नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि अभी आपका मैं बात करता हूँ, ग्रोथ का ही कैरेक्टर ले लो, ठीक है, ग्रोथ एग्जाम्पल के द्वारा। सो ग्रोथ जो है हमारे को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, हम ग्रो हो रहे हैं। पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माउंटेन भी ग्रो होता है, उनके वहाँ सेंज का या बहुत सारा पत्थर वत्थर का डिपोजिशन होता है, उनका भी साइज आफ्टर द एज मेनी ईयर्स उनका साइज भी बढ़ता है। बट वो तो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग का साइज बढ़ रहा है, तो क्या वो डिफाइनिंग होगा? तो जी नहीं, वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी दिख रहा है। डिफाइनिंग कैरेक्टर उसी को बोलोगे जो सिर्फ और सिर्फ हर 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगा, नॉन लिविंग में नहीं दिखेगा, ठीक है। सो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे अभी। सो जैसे कि कैरेक्टर का बोले तो गोट रिप्रोडक्शन, ठीक है, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट मतलब कॉन्शियसनेस। किसने मुझे मारा, मुझे दर्द हो रहा है, आई कैन फील दैट कॉन्शियसनेस। बट टेबल को मारूँ, इसको दर्द होगा क्या? इट कैन नॉट फील, ठीक है। एंड सुइटेबल रेस्पॉन्स, हम रेस्पॉन्स भी करते हैं, भाई चींटी काट रहा है, चींटी को उठा के फेंको, ठीक है। ये यूनिक फीचर है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म सबका, ठीक है। नाउ और भी कुछ कैरेक्टर लिख सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, हम लोग का सेल डिवाइड करता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, सब कुछ ऑर्गेनाइज है भाई, पर्टिकुलर लीवर से टिश्यू से बना हुआ है, हिपाटोसाइट से, किडनी नेफ्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। एंड इंटरेक्ट करते हैं, इमरजेंस करते हैं टू डिसलिस्ट, मतलब कि क्या होता है कि ये एक प्रॉपर्टी है कि थोड़ा आगे पढ़ेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टर वाइज से, ठीक है, दैट इज़ ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है बट मुद्दा बहुत छोटा है, समझने के लिए ईजी होता है। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, तो इंक्रीज इन मास, अभी हम बढ़ रहे हैं तो बचपन में 5 किलो के थे, आज देखो 50 किलो के हो गए। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और नंबर ऑफ सेल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। पता चलेगा ये क्या बता रहा है, याद रखना ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ का, ठीक है। सो बेसिकली हम इस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा डिफाइनिंग है और कौन सा नहीं है, और लास्ट में आपको मैं ट्रिक भी दूंगा, अभी बस समझा देने दो मेरे को, ठीक है। सो जैसे ग्रोथ का बारे में आपने देखा, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ का। सो अगर प्लांट का बात करें तो प्लांट में जो ग्रोथ है उसका थ्रू आउट दी लाइफ चलते रहता है, क्योंकि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। बट एनिमल में क्या हमारा ग्रोथ थ्रू आउट दी स्टेज है? नहीं, सर्टेन एज तक होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। हाउएवर सेल डिवीजन ओकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अभी जो भले ही हम लोग का ग्रोथ एनिमल्स में या प्लांट में आपका मतलब एनिमल्स में सर्टेन स्टेज तक है, बट फिर भी सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ताकि अगर मैं गिर गया कहीं, मेरा छिल गया और वो 1 हफ्ता बाद देखोगे वहाँ में फिर से मसल्स आ जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है। कैसे? क्योंकि सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, ठीक है, और वो जो भी सेल कट के गायब हो गया था उसको रिप्लेस कर दिया, मरम्मत कर दिया, ठीक है। सो वो ओकर होता है। अब बात करते हैं जैसे बेसिकली ग्रोथ का, क्या है डिफाइनिंग है कि नहीं? तो ऑलरेडी बोल दिया डिफाइनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड साइज, ऑलरेडी हमने देखा, ठीक है। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, जैसे जिसमें सरफेस एक्यूमुलेशन होता है, इसे बोलते हैं एक्रीशन, जैसे माउंटेन्स में होता है, ठीक है, ये सब में। सो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माउंटेन तो नॉन लिविंग है, वहाँ मिल रहा है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें ग्रोथ आउटसाइड से हो रहा है, एग्रीगेशन, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो इनसाइड से होता है, ठीक है। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर्स दैट इज रिप्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोजेनी को बनाना हैविंग सिमिलर फीचर टू दोस ऑफ पेरेंट। मतलब कि क्या है, अब मुर्गी का रिप्रोडक्शन होगा तो अंडा, मुर्गी का अंडे से मुर्गी निकलेगा ना, गोरिल्ला तो नहीं निकल जाएगा। तो इसलिए जो प्रोजेनी बनेगा सिमिलर टू पेरेंट से बनेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, ठीक है, जो कि हम वेरिएशन आता ही है। आज आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह सेम नहीं हो, मैं अपने मम्मी पापा की तरह एग्जैक्ट 100% सेम नहीं हूँ तो मैं इंसान ही, पर सेम नहीं हूँ ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है,
एसेक्सुअली मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, और सेक्सुअली मतलब दो अपोजिट पेरेंट इन्वॉल्व है। मेल और फीमेल पेरेंट होते हैं, उनका गेमेट का फ्यूजन होगा, स्पर्म और एग का फ्यूजन होकर सिंगल सेल जाइगोट बनता है, और उसी जाइगोट डिवाइड करके आपका पूरा इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है, जो 9 महीना पीरियड लगता है। और इसके बारे में डिटेल्स में हम क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और आपको और जानना है इसके बारे में डिटेल्स में तो देख लीजिए, वीडियोस मैंने बना के रखा हुआ है। पढ़ना ही है 12 में, और नीट का है तो आप देख ही लीजिए, ठीक है। सब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। क्यों, देखो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब उसका सिंगल सेल ही है, उसी में उसका सब होता है। तो ये सिंगल सेल क्या करेगा, आपका रिप्रोडक्शन करके आपका 2 सेल बना लेगा, 2 डॉटर सेल बना लेगा। तो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गया, तो इसका आप सेल डिवीजन बोल सकते हो, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। सेल डिवीजन मतलब 1 से 2 बना, ठीक है। और ये पेरेंट सेल आपका 2 सेल बना के थोड़ा उसमें बड़ा भी हो रहा है, दैट इज इंक्रीज इन मास। तो इंक्रीज इन मास इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, तो इसको आप ग्रोथ भी बोल सकते हो। और रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोजेनी बनाना। सो ये 1 से 2 डॉटर सेल प्रोजेनी बना रहा है, तो इसको आप रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, है कि नहीं। सो कहने का मुद्दा क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना आप रिप्रोडक्शन बोलो या ग्रोथ बोलो या सेल डिवीजन बोलो, बातें कीजिए। दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो। देखिए कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो। 1 से 2 बन रहा है तो उसको ग्रोथ भी बोल सकते हो, क्योंकि 2 बनने के बाद वो साइज में तो बढ़ेगा ही ऑफस्प्रिंग, ठीक है। या 1 से 2 बन रहा है तो रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और 2 जो बन रहे हैं ये उनके बच्चे हैं, डॉटर सेल है, तो रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। और 1 से 2 डॉटर सेल बना है तो सेल डिवीजन भी बोल सकते हो। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारा का सारा इंक्लूसिव इवेंट है, कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो। बट हमारे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, कि सपोज देखो मेरे में अगर मेरा कोई टिश्यूज़ कट के हट गया, एक्सीडेंट हो गया, और बाद में वो रिकवर कर रहा है लॉस्ट पार्ट को, ठीक है, बाय सेल डिवीजन, ठीक है, या सेल रिप्रोडक्शन करके जो है कर रहा है आपका। तो यहाँ में जो आपका रिप्रोडक्शन करके सेल जो डिवाइड कर रहा है, क्या प्रोजेनी बना दे रहा है, क्या एग्जिट यहाँ सेल रिकवर करते करते एक नया रोहित बना दे रहा है, क्या नहीं बना रहा ना, सिर्फ सेल को ही रिप्लेस कर रहा है, प्रोजेनी तो नहीं बना रहा। तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप ये टर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन ग्रोथ एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, सबका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो टर्म्स है ये सब एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, ऑलराइट, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। सो रिप्रोडक्शन बात करते हैं, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? जी नहीं, अभी भी ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ डिफाइनिंग मतलब क्या 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म करना पड़ेगा, पर कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपका म्यूल, मैंने अभी बोला, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस से बनता है। बी में वर्कर बी, कुछ ह्यूमन कपल इनफर्टाइल होते हैं। है तो ये सब लिविंग ही ना, पर क्या ये रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो मिलता है, बट 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म सब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। देखो कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है? क्लियर है इस टर्म? मुद्दा कहानी इतना ही है। सो प्लांट में आपका जो ग्रोथ और डिवीजन होता है कंटिन्यूसली होता है, ऑलरेडी देखा, पर एनिमल में देखोगे सर्टेन एज तक होगा, ठीक है। हाउएवर सेल डिवीजन ओकर इन सर्टेन टिश्यू में होता है टू रिप्लेस लॉस्ट सेल जो कट उठ के चला गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी बोला है क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 1 से 2 बनेगा और तब ग्रो करेगा। सेल डिवीजन नहीं तो हो रहा है ना, 1 से 2 बनेगा और ग्रो कर रहा है, मतलब इंक्रीज इन मास इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, और 1 से 2 बनना रिप्रोडक्शन है। सो ये तीनों टर्म को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इनका ग्रोथ को आप आराम से लैब में देख सकते हो। बैक्टीरिया का ग्रोथ में दुनिया भर का बैक्टीरिया 1 से 2 बन जाएगा और आप गिन भी सकते हो। बट हायर एनिमल्स और प्लांट में बात करो तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को आप सेम टर्म यूज़ नहीं कर सकते हो, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट, अलग अलग मतलब समझाता है, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज ए ग्रोथ, ऑब्वियसली हमको पता है। सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, भी ग्रो करते हैं, जैसे माउंटेन बोल्डर्स, सैंड माउंट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। बट इनका जो ग्रोथ होता है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से होता है फ्रॉम आउटसाइड, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो इनसाइड से होता है, ठीक है। इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग में घुस जाए, ठीक है।
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मुद्दा ये है कि एक ही चीज़ को 3-4 बार रिपीट करो कि दिमाग में घुसे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम आपका, ऑब्वियसली डेड ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो ऑलरेडी रिप्रोडक्शन भी देख लिया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज इसे कैरेक्टर तो है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोजेनी को बनाना, विच इज़ मोर और लेस सिमिलर, ठीक है। इंसान तो इंसान ही होता है बट एग्जैक्ट सेम नहीं होता, तो थोड़ा बहुत सिमिलर है और एग्जैक्टली नहीं होता, वेरिएशन आता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कोई एसेक्सुअल मीन से भी करता है, ठीक है, जैसे फंगाई जो होते हैं उनके स्पोर एसेक्सुअल स्पोर से मल्टीप्लाई करते हैं। दुनिया भर के स्पोर होते हैं जिसे पेनिसिलियम में, ठीक है, दुनिया भर के स्पोर होंगे और उसी स्पोर से आपका बनेगा दुनिया भर का पेनिसिलियम, फंगाई। इसके बारे में डिटेल्स में हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। अभी बस जान लो फंगाई एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है। और लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, जो कि ईस्ट और हाइड्रा जो होते हैं ये आपका बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट ऐसा होता है, उनका एक छोटा सा ऐसा बर्ड निकलेगा, वो टूट के चला गिर जाएगा और उससे आपका नया ईस्ट बन जाएगा, इसे हम कहते हैं बर्डिंग। मतलब छोटा सा बर्ड निकला, टूट के गिर गया। इसको हम पढ़ेंगे क्लास 12 में डिटेल्स में। सिमिलरली हाइड्रा भी याद रखना है, ठीक है। फिर आपका प्लेनेरिया और फ्लैटवर्म, ठीक है, ये जो होते हैं इनमें रीजेनरेशन दिखाई देता है। सपोज एक प्लेनेरिया है, इसको तुम 3 टुकड़ा में काट दो, सो हर एक टुकड़ा एक आपका नया प्लेनेरिया बना देगा, रीजनरेट कर देगा अपने आप को, ठीक है। सो प्लेनेरिया जो है रीजनरेशन दिखाता है। ये सब ध्यान रखना है कौन क्या दिखाता है इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड कुछ फंगाई फिलामेंटस अलगी मोसेस, ठीक है, प्रोटोनियम ऑफ मोसेस आपका फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब वही टुकड़ा हो गया और वो नया फ्रेगमेंट आपका नया मोसेस बना देगा, ये नया आपका एल्गी बना देगा, फिलामेंटस एल्गी, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा बैक्टीरिया, तो हम ऑलरेडी पता है कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, कोई भी टर्म को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेंस आप देख सकते हो कि मेनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्शन भी आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लाइफ का आते हैं, डेट इज मेटाबॉलिज्म। अब देखेंगे क्या ये डिफाइनिंग है, तो देखो मैं पहले ही सारा कहानी बता दे रहा हूँ कि जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो इस सेल में आप जो भी खाना खा रहे हो, हम जो भी खाना खा रहे हैं, सपोज खाना खा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हम लोग का डाइजेशन में, पहले स्टार्च में ब्रेक डाउन होता है। डाइजेशन चैप्टर जाके देखिए, लिंक पे दूंगा, ठीक है। स्टार्च में ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च फिर डाइसेक्राइड में टूटता है, डाइसेक्राइड फिर मोनोसेक्राइड में टूटता है आपका ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज फिर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और 10 स्टेप से आपका पायरुविक एसिड बनता है टूटते, और वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में एनर्जी बनाता है। कहने का मतलब क्या है, ये सारा मेटाबॉलिज्म, सारा रिएक्शन सेल में हो रहा है, ठीक है, टूटने वाला रिएक्शन। सो एक सेल में जितना भी टोटल रिएक्शन होता है उससे ही आप बोलते हो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म जिसे आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हुए पर यही समझा दे रहा हूँ, बेसिक्स, एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शंस। जैसे कि देखो ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में छोटा छोटा कंपोनेंट में टूटते जा रहा है, ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटालाइसिस। एनाबॉलिज्म मतलब बनना, एक टूट रहा है तो एक सिंथेसिस रिएक्शन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट का प्रेजेंस में आपका क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है प्लांट में। सो इट इज़ ए सिंथेसिस रिएक्शन। सो कैटाबॉलिज्म में टूटेगा, सो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होगा कैटाबॉलिज्म में, दैट इज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म में एनर्जी चाहिए होता है, सो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो ये है मेटाबॉलिज्म। और ये इतना भी लिविंग सेल में ही तो सारा रिएक्शन होगा ना, तो ऑब्वियसली सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सब के अंदर में सेल में रिएक्शन होगा ही होगा। तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा 100%, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो वही सब सारे बातें लिखा हुआ है यहाँ में, ठीक है, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। समय ज़्यादा चला जाएगा इसलिए मैं सारा कहानी बता दिया आपको यहाँ में। और एक चीज़, सपोज ये आपका लेबोरेटरी में हो रहा है, लैब में हो रहा है आपका रिएक्शन, आपका बॉडी का रिएक्शन, यहाँ में एमाइनो एसिड मिलकर सपोज यहाँ बनाएगा लैब में प्रोटीन। सो लैब में हो रहा है, इन वाइट्रो मतलब आपका लैब में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। सो इस रिएक्शन को, ये जो हो रहा है सिस्टम, इस सिस्टम को आप लिविंग भी बोल नहीं सकते हो, इट इज़ नाइदर लिविंग, और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हो। क्यों नॉन लिविंग बोल सकते हो? देखो ये ऑर्गेनिज्म तो नहीं है ना टेस्ट ट्यूब में, तो लिविंग नहीं है,
और नॉन लिविंग क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो मेरे बॉडी में एग्जैक्ट सेम रिएक्शन हो रहा है, लैब में करवा सकते हैं, ठीक है। सो इसे लिविंग भी नहीं बोल सकते, इस सिस्टम को नॉन लिविंग भी नहीं बोलेंगे। बट हाँ, ये रिएक्शन सिंस मेरे बॉडी की तरह एग्जैक्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन को मैं लिविंग रिएक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर सेल फ्री सिस्टम में करो तो, आइसोलेटेड बॉडी में करो तो, बाहर में आउटसाइड द बॉडी। लिविंग नॉन लिविंग कुछ नहीं है, बट रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है क्योंकि मेरी बॉडी की तरह एग्जैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? सेल्स मिलकर आपका बनाएंगे टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिलकर बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। सो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है भाई। पोरीफेरा में सिर्फ आपका सेल्स होगा, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थेस तक आपका टिश्यूज़ लेवल आ जाएंगे, एनिलिडा में ऑर्गन लेवल्स आ जाएगा, हमारे में ऑर्गन सिस्टम आ गया है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने मिलेगा, नॉन लिविंग में दिखाई देगा क्या? ये मैच बॉक्स में दिखाई देगा आपको? क्या लेयर है बताओ? ये सेलुलर है ना, आपका टिश्यू लेवल है ना, ऑर्गन सिस्टम है, क्या है इसके पास, ठीक है। सो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो भले सेलुलर हो सकता है या टिश्यू लेवल में हो सकता है, यूनिसेलुलर है तो सेलुलर, थोड़ा और अपग्रेड है जैसे आपका प्लेटिहेलमिन्थेस तो टिश्यू लेवल में होगा, बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। देयरफॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अभी तक हमने दो देखा, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं हम आपका कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस, सो मेरे को मारा, मेरे को फील हुआ, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। जैसे प्लांट का ही बात करो, प्लांट का अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो उनको वाटर कंजर्व करने के लिए प्लांट क्या करेंगे? अपना ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर लेंगे। ट्रांसपिरेशन मतलब प्लांट वाटर को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सब प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। देखो, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ हर चीज़, ताकि आप थोड़ा सा भी एक बेसिक आइडिया ले लो जब हम आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। सो प्लांट आपका वाटर लूज कम करेगा, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है उससे, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है, वाटर उनको मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? स्टोमाटा को कम बंद कर देंगे। तो भाई प्लांट डू रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट, सब चीज़ से प्लांट भी रेस्पॉन्ड करता है। वी टू रेस्पॉन्ड, वी तो रेस्पॉन्ड करते हैं, और जो ये रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को, ठीक है, सेंस करके जो रेस्पॉन्ड करते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में तो होगा नहीं, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक सब सेंस और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में आपका फोटो पीरियड इफेक्ट करता है। फोटो मतलब लाइट, लाइट का ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे प्लांट में कम लाइट ड्यूरेशन में कभी कभी फ्लावरिंग होता है कोई कोई प्लांट का, उसे हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। चैप्टर 15 में पढ़ेंगे इसको। और कोई कोई प्लांट को ज़्यादा लाइट चाहिए होता है तभी वो फ्लावरिंग करेंगे, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। किसी को इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। सो भाई लाइट का पीरियड इफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स हो या चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। और ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। हम अपने बारे में अवेयर होते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, वी कैन थिंक कि क्या गलत है क्या सही है। क्या प्लांट थिंक कर सकता है क्या गलत है क्या सही है? नहीं, बट वी कैन डू, वी हैव द सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। तो सिर्फ ये ह्यूमन में ही है, क्या सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में है? नहीं है। देयरफॉर सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ आते हैं कुछ चीज़ के बारे में। जबकि एक इंसान आपका हॉस्पिटल कोमा में है, ठीक है, और मशीन से सपोर्टेड है उसका हार्ट और लंग्स, तो उसको आप लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोलोगे। उस ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे? उस ऑर्गेनिज्म को ब्रेन डेड बोलते हैं, ठीक है, जिसका पास कोई आपका कॉन्शियसनेस नहीं होता, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है बट उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। हाँ, भले ही वो ठीक होने के बाद वो आपका लिविंग हो सकता है कोमा से बेक होके, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? लास्ट में मैं आपको सब समरी दे दूंगा, ठीक है, जो भी अब तक पढ़े यहाँ तक 2 लाइन में। सो डोंट वरी, अभी बस समझाने का काम है तो समझ ले रहे हैं हम। सो देखो, दिस पैराग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इन हायर क्लासेस आप जाके पढ़ोगे कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आया हुआ है ना, दे आर ऑल ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की वजह से आए हुए हैं, ठीक है।
डेट इज़, देखो इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 में आप पढ़ोगे कि सबसे पहले इस अर्थ वर्ल्ड में ना कुछ मॉलिक्यूल्स आए थे, बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे लिपिड्स, ठीक है, फिर आपका प्रोटीन, सॉरी डायरेक्टली नहीं आए थे, एमाइनो एसिड आए थे, फिर मोनोसेक्राइड आया था, शुगर यूनिट आया था, ठीक है, फिर आपका फैटी एसिड आया था, अल्कोहल आया था, ठीक है। सो एमाइनो एसिड मिलकर आपका क्या बनाएगा, प्रोटीन, मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, और ये जब आपस में मिल जाएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड, अब ग्लिसरॉल के साथ मिलकर बनेगा लिपिड, ठीक है। सो ये सब एक एक करके एग्रीगेट हुए हैं। सो जब ये इंडिविजुअल है इनका पास कुछ काम का नहीं है, बट ये जब एग्रीगेट हो जाएंगे तो आपका देखो लिपिड्स और प्रोटीन मिलकर आपका क्या बना सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन बना सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनता है और उसमें प्रोटीन लगा रहता है, ठीक है। सेल चैप्टर में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल में, यहाँ बस बेसिक्स दे रहा हूँ कि देखो इंडिविजुअली ये कुछ काम के उतना काम का नहीं था, पर जब ये इंटरेक्ट कर लिया आपस में तो देखो एक सेल बना रहे, मतलब आपका सेल मेम्ब्रेन बना रहे, लाइसिस सेल्स के अंदर में ऑर्गेनेल्स बना पाएंगे, ठीक है। सो जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हायर लेवल में क्या है आपका, ठीक है, जब भी इंटरेक्शन होता है तो ये रिजल्टेंट होता है इन द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट ए हायर लेवल। जब भी इंटरेक्शन होता है लोअर लेवल में तो आपका हायर लेवल में एक प्रॉपर्टी बन जा रहा है, देखो सेल बन गया, और सेल्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे सिमिलर सेल्स तो आपका क्या बनेगा, टिश्यूज़। तो सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है, इंटरेक्ट करके बहुत सारा सिमिलर सेल्स आपका टिश्यूज़ बना रहा है, तो टिश्यूज़ में ऐसा ऐसा प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा इंटरेक्ट करने के बाद जो कि आपका ये इंडिविजुअल सेल्स में नहीं हो सकता था, ठीक है, जो कि आपका ये इंडिविजुअल सेल्स में नहीं हो सकता था। जैसे बात करते हैं हम किडनी का, नेफ्रॉन आपका एक्सक्रीशन में रोल करता है, बट किडनी का उसके अलावा और भी बहुत सारा रोल है, हेमोस्टेसिस मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, जब टिश्यूज़ का बात करो तो किडनी का, ठीक है, पूरा ऐसे होल किडनी। सो द प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं टिश्यूज़ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के साथ मिलकर बने हुए हैं, बट टिश्यू का प्रॉपर्टी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं है, ठीक है। सो यही सब बातें इसमें लिखा हुआ है, देखिए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ए टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज जब इंटरेक्शन होता है आपका कंस्टिट्यूएंट सेल का। सिमिलरली ऑर्गेनेल्स जो भी आपका बना हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पे नहीं होता ऑर्गेनेल्स का, बट जब मोलिकुलर कंपोनेंट आपका मिलते हैं तब जाके वो प्रॉपर्टीज रहेगा ऑर्गेनेल्स का। मतलब ऑर्गेनेल्स का प्रॉपर्टी आपका जैसे एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका मेम्ब्रेन से बना रहता है, लिपिड बाय मेम्ब्रेन, अंदर में सब कुछ रहेगा आपका, प्रोटीन से लेके न्यूक्लिक डीएनए से लेके उसका सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी बना एनर्जी बनाने का माइटोकॉन्ड्रिया, सो ओवरऑल देखो तो उसका सारा प्रॉपर्टी आपका क्या अमीनो एसिड में है, कैसे जो प्रोटीन बना है नहीं ना, बट ये सारा का इंटरेक्शन से जो बनेगा वही है ऑर्गेनेल, ठीक है। कि ऑर्गेनेल का प्रॉपर्टीज जो है आपका अराइज हुआ ऐसे इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो यही इंटरेक्शन जब भी इंटरेक्शन होता है तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बनता है हाई लेवल में। सो इट इज टू इन हायरार्की ऑर्गेनाइज सेल, ठीक है। आपका सेल्स पहले सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, पेरिफेरा, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, जो कि हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है। देयरफॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन अभी आता है दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्विंग, समय के साथ इवॉल्व कर रहे हैं, नए नए कैरेक्टर को लेकर, सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुलेट कर सकते हैं अपना सिस्टम को, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब कॉन्शियसनेस। बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और आर्ट। वही पढ़ते हैं हम बायोलॉजी में भाई, कैसे इवॉल्व हुआ इवोल्यूशन चैप्टर में, क्या क्या अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, ऑल दिस। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आर लिंक टू वन अनदर बाय दिस शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। आज हम जो भी हैं आए हैं कॉमन एंसेस्टर से ही, ठीक है। सो इनिशियली में जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, वही आरएनए आपका मॉडिफाई होते होते डीएनए बना, और लोअर ऑर्गेनिज्म से आते आते आज स्टेबल डीएनए बना हुआ है। सो चाहे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी जो बनने वाला है, सब के सब में एक चीज़ जो जरूर होगा भाई, कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करेंगे, बट टू वेराइंग डिग्री, अलग अलग डिग्री में। हमारे में वेल डेवलप है, लोअर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप नहीं है, ठीक है। सो सब ऑर्गेनिज्म ये क्वेश्चन बनता है कैसे इंटरलिंक है, सो बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो यहाँ में हम लोग प्रॉपर्टी जो है सब खत्म करते हैं इसका। सो जितना भी अभी पढ़ा उसको 2 मिनट में समराइज कर रहा हूँ। अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, और इन्होंने बायोलॉजिकल स्पेसिस कंसेप्ट दिया। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, बिकॉज इनको 3 प्राइज मिला था, CBI, डेट इज क्रेफर्ड प्राइज, बेल्डन प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या चीज़ है ऑलरेडी बताया, ठीक है। अब देखते हैं कौन क्या है। सो रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्यों? बिकॉज कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे म्यूल वर्कर भी स्टेराइल कपल जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है।
बायोलॉजिकल स्पेसिस कंसेप्ट क्या है, दो सिमिलर स्पेसिस रिप्रोड्यूस करने से जो प्रोजेनी बनेगा फर्टाइल होगा। इसका एक्सेप्शन क्या है, बहुत है। जैसे मेल डोंकी फीमेल हॉर्स का क्रॉस होने से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा हाइब्रिड, उसे म्यूल कहते हैं, जो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल होगा ही क्योंकि अलग अलग स्पेसिस का इंटरब्रीड हुआ है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन अगर बात करो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो रिप्रोडक्शन बोलो या सेल ग्रोथ बोलो या सेल डिवीजन, सब सिनोनिमस है, ठीक है। नाउ ग्रोथ, increase in mass and increase in number of individual are two characteristics of growth, and growth is not a defining feature. Why? Because non living organism से माउंटेन बोल्डर का भी ग्रोथ होता है बाय कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड, इसे हम बोलते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। बट हमारे में ग्रोथ इनसाइड से होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, बट हायर ऑर्गेनिज्म में ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। समराइज कर रहा हूँ ताकि और एक बार आपका याद रहे। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्यों, सिर्फ ह्यूमन में मिलता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ही, ठीक है। और टिश्यूज़ का प्रॉपर्टी जो है आपका कंस्टिट्यूएंट सेल से मिलकर बना हुआ है, टिश्यूज़ का प्रॉपर्टी सेल में नहीं रहेगा, ठीक है। सिमिलरली दुनिया भर का सिमिलर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं। सो ऑर्गेन का प्रॉपर्टी आपका टिश्यूज़ में नहीं रहता है, बल्कि इंडिविजुअल टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन बनता है, ठीक है। देयरफॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम। सब कोई आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिएंट डिग्री। सो ये था अभी तक का समरी। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं अभी क्विकली आपको करा सकता हूँ, लाइक विदाउट गोइंग टू एनसीईआरटी एंड विदाउट लिविंग ए सिंगल पॉइंट, सारी चीज़ समझा के नीट पॉइंट ऑफ बेसिस से एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ बेसिस से भी, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पूरा अर्थ में बायोस्फीयर में कितना डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, डिफरेंट प्लांट्स एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स का मिलना, ठीक है। सो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, दुनिया भर का वेराइटी है, ठीक है। और अभी तक अर्थ में आउट ऑफ द टोटल आप जितना भी देख रहे हो कितना स्पेसीज डिस्क्राइब है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज, डेट इज 17 से 18 लाख स्पेसीज डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। जैसे पेंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस मतलब टाइगर, पेंथेरा लियो, लियो मतलब लायन, 2 स्पेसीज हो गया, सेपियंस 3, वैसा 1.7 to 1.8 मिलियन अभी तक डिस्क्राइब है और अभी भी बहुत डिस्क्रिप्शन बाकी है। सो इतना एनिमल्स कैसे स्टडी करोगे? सो और बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि बात करते हैं अभी मैंगो का। सो इंडिया में भले ही आम बोलने से समझ जाते हो या मैंगो बोलने से हो, तो चाइना में नहीं समझेंगे मैंगो या आम बोलने से, थाईलैंड में नहीं समझेंगे, जापान में नहीं समझेंगे। तो क्या होता है कि स्पेसिस का एक कॉमन नेम होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। क्योंकि लोकल नेम से तो उसके जगह में पहचानेंगे पर पूरा वर्ल्ड में तो नहीं पहचानेंगे ना। तो एक साइंटिफिक नेम होना काफ़ी ज़रूरी है जो पूरा वर्ल्ड में सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं चाइना जाऊँ और मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैं बोलूँ तो नाउ दे विल बायोलॉजिस्ट वहाँ का पकड़ पाएंगे, अच्छा ये आम का बारे में बात कर रहा है। चाहे जापान जाओ या कहीं भी जाओ, तो एक साइंटिफिक नेम होना ज़रूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन नाम का करना ज़रूरी है जो पूरा वर्ल्ड में सेम रहे, ठीक है, ताकि स्टडी करने के लिए ईजी हो कहीं भी आप वर्ल्ड में जाओ तो, ठीक है। सो उसी के लिए एक ब्रांच है एक बायोलॉजी में से हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब क्या? नामकरण करना। डेट इज इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखोगे, देख के उसका कैरेक्टर देखोगे कि इसका 4 पाँव है, ठीक है, एनिमल जैसा दिख रहा है, ऐसा टाइप का है। कैरेक्टराइजेशन करके आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि क्या है ये, एनिमल से ना प्लांट से ना बैक्टीरिया ने क्या। ऐसे बार एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सो कैरेक्टराइजेशन करके आप आइडेंटिफाई करोगे, देन क्लासीफाई करोगे आप देख लिया 4 पाँव वाला किस ग्रुप में जाएगा, तो उस ग्रुप में आप इसे डाल दोगे, ठीक है। और डालने के बाद आप उसका नामकरण रख दोगे कि इस एनिमल का ये नाम रखा जाता है, नया डिस्कवर्ड, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी है। सिस्टेमेटिक्स क्या है? सिस्टेमेटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि इवोल्यूशन के दौरान कौन आर मोस्टली रिलेटेड, उसके बेसिस में उसको सिस्टेमेटिकली अरेंज करना। जैसे बात करते हैं मेरा फिशेस, फिर आएगा एम्फीबिया, फिर आएगा आपका रेप्टाइल्स, फिर आएगा बर्ड्स, डेट इज एप्स, देन मैमल्स। तो सिस्टेमेटिकली अरेंज है, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक लैटिन वर्ड से ले गए सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, विच डील विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर अरेंजमेंट इन सिस्टेमिक ऑर्डर्स, सिस्टेमेटिक्स ऑर्डर। एंड फॉर दिस द टर्म कैरोलस लिनियस साहब ने किताब भी लिखा था सिस्टेमा नेचुरा। क्वेश्चन पूछता है ये किसने लिखा था, ठीक है। सो इतना डाइवर्सिटी है तो नामकरण करना ज़रूरी है,
पर डायरेक्ट आप नामकरण नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमी में आपको पहले कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टर देखना पड़ेगा। देखिए ये देख रहा है टोटेस का क्या है, बाहर में हार्ट शेल कवरिंग है, टो जैसा स्ट्रक्चर है, हेड है, उस तरीके से प्लांट में भी सेम वही है। बाद में आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, ओके ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है। देन क्लासीफाई करोगे, आप कोई ग्रुप में डाल दोगे उस कैरेक्टर के बेस में, एंड देन उसका नामकरण रख दोगे, नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो कैरेक्टराइजेशन ऑलरेडी बता दें, कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सब देखोगे कि कौन सा जगह में रहता है, हैबिटेट क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रायोलॉजी क्या है, ठीक है। सो ये सारा जो कैरेक्टर है, ऑल दिस फॉर्म द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। याद रखना किसका टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का ये बेसिस बनाता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, ऑल दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी आज के ज़माने का, क्योंकि आज के ज़माने में माइक्रोस्कोप्स एंड एवरीथिंग आर वेल डिस्कवर्ड, सब आपको दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ चुका है 1950 से ही, ठीक है। नाउ आइडेंटिफिकेशन, सो इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो डेटा नेमिंग इज पॉसिबल। आप करेक्टली डिस्क्राइब कर दोगे कि ये ग्रुप में डालेंगे या इस ग्रुप में डालेंगे, आइडेंटिफाई करोगे आप उसे, ठीक है। अच्छा इसमें ये कैरेक्टर दिख रहा है मेरे को, और उसके बेसिस पे आप उसे क्लासीफाई कर दोगे, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दोगे, और कैटेगरी को आप बोलते हो टेक्सा, बेस्ड ऑन दी कैरेक्टर्स, कि यही कैरेक्टर है इस ग्रुप में डालो, ठीक है। तो आप ग्रुप यूज वर्ड करो, ग्रुप बोलो या कैटेगरी बोलो या टेक्सा बोलो, ठीक है। आप इसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सब एक ही तो मतलब है, एक ही मतलब है, थोड़ा बाद में और पता चल जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली आएगा आपका नेमिंग, that is it is the standardization of name of organism such that an organism is known by same name all over the world, पूरा वर्ल्ड में इसका सेम नाम हो, जैसे हनी बी का एपिस इंडिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। सब नेमिंग में भी काफ़ी नियम है एंड काफ़ी आपका रूल्स है, ठीक है। सो द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कंपोनेंट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो कंपोनेंट होगा एंड इट वाज गिवन बाय कैर्लोस लिनियस। एक होगा आपका जेनस जैसे होमो हम हैं, एंड एक होगा स्पेसिस, स्पेसिस मतलब सेपियंस, ठीक है। सो होमो सेपियंस, होमोजेनस है, स्पेसिस क्या है आपका सेपियंस, सेपियंस क्या है आपका स्पेसिस है। सो दो नाम है ना, सो दो नाम वाला टू कंपोनेंट वाला नेमिंग को मिलता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय योर लिनियस साहब, ठीक है। सो इसमें भी आप जो तो नाम नहीं दे सकते, अब कोई एक एनिमल आपने डिस्कवर कर दिया, आप उसका नाम नहीं रख सकते जो तो, या प्लांट का नाम रखना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको सर्टेन प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का। सो अगर आप प्लांट का नाम रख रहे हो, बोटानिकल नेम मतलब प्लांट्स का नाम रख रहे हो, तो आपको सारा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ICBN का, डेट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर जूलॉजिकल नाम रखते हो, कोई भी एनिमल आप डिस्कवर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ICZN, सिर्फ ICB से रखना बोटानी मतलब प्लांट, Z से रखना मतलब जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स पे आप नेमिंग करोगे, ठीक है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का साइंटिफिक कुछ रूल्स होता है, ठीक है, यूनिवर्सल रूल है जो कि हर समय एक्सेप्ट वही अप्लाई होता है। डेट इसकी देखो, नियम यह है कि साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन, ठीक है, लैटिन वर्ड से लेना पड़ता है, क्योंकि लैटिन का मतलब क्या है, डेड लैंग्वेज, क्या डेड लैंग्वेज। ना वाई डेड लैंग्वेज से हम क्यों लें, जैसे मैंगो का नाम है मैंगीफेरा, ठीक है, ये मैंगीफेरा एक लैटिन वर्ड से ले गया, मतलब डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब उस लैंग्वेज को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, इसका मतलब वो लैंग्वेज कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। सपोज इंग्लिश में करेक्शन वर्ड आता है, हिंदी में करेक्शन आ जाता है कि ये वर्ड अब ये हो जाएगा, तो साइंटिफिक नेम हो गया गड़बड़ फिर, तो इसलिए लैटिन वर्ड से लिया जाता है जो कभी यूज ही नहीं होगा, और यूज ही जो नहीं होता उसका तो कहाँ से चेंजेस होगा, घंटा चेंज होगा, तो इसलिए लैटिन वर्ड से लिया जाता है, ठीक है। और आप जब लिखते हो, ठीक है, सो जब अगर आप रिटर्न में लिखते हो तो आपका क्या होना पड़ेगा, इटैलिक्स में होना पड़ेगा, ठीक है। जब आप प्रिंट करते हो, सॉरी ये क्या होगा, प्रिंट होगा, नॉट रिटर्न, ओके। आप जब भी प्रिंट करते हो, आप किताब में देखना, आप जब भी किताब में देखोगे आप साइंटिफिक नेम, तो सब टेढ़ा वर्ड में ऐसा टाइप में होता है, नॉर्मल सेंटेंस की तरह नहीं है, उसे हम इटैलिक्स बोलते हैं। सो जब प्रिंट करोगे इटैलिक्स में लिखोगे, प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में आना चाहिए। और जब हैंड रिटन हाथ से लिखोगे, जैसे ये देखो लिखा हुआ है मैंगीफेरा, समझ लो मैंने लिखा, अगर हाथ से लिखने से आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, जेनस को सेपरेटली अंडरलाइन, स्पेसिस को सेपरेटली अंडरलाइन, ये नियम है, ठीक है। और पहला लेटर हमेशा याद रखना किसका समझाता है, फर्स्ट लेटर इज फॉर जेनस एंड सेकंड जो होगा वो स्पेसिस का समझाएगा,
जेनस हमेशा कैपिटल वर्ड से शुरू होगा, देखो मैंगी, एंड स्पेसीज हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। जेनस हमेशा कैपिटल लेटर और स्पेसीज जो है हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। और ऑथर का नाम आप लास्ट में स्पेसीज का बाद लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एब्रीविएटेड फॉर्म। जैसे मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका किसने निकाला था, तो ऑथर थे कैरोलस लिनियस, तो उसे आप लिख सकते हो, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। ये क्वेश्चन 2019 नीट में आया था, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑथर का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में स्पेसीज का बाद लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। सो सही है ये भी कि जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन होगा और रिटेन होगा, मतलब जब किताब में जब लिखा जाएगा सो इटैलिक्स में होगा, डेट इज प्रिंटेड में इटैलिक्स, पर हैंड रिटेन लिखने से अलगली अंडरलाइन करना है। जेनस पहला होगा, स्पेसीज बाद में होगा। जेनस हमेशा कैपिटल लेटर, स्पेसीज स्मॉल लेटर, ठीक है। और ऑथर का नाम लास्ट में इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। सो ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नियम, सिंपल से नियम याद रख लेना है, ठीक है। ना होता है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक मतलब नामिंग का कैटेगरीज आप अलग, क्योंकि इतना स्पेसीज है उसको क्लासिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, अलग अलग कैटेगरी में डाल देना काफ़ी ज़रूरी है, तभी तो आप 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज का स्टडी कर पाओगे कैटेगरीज वाइज, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी या रैंक। अलग अलग स्टेप्स में क्लासीफाई किया गया है और हर स्टेप्स को आप इसे रैंक बोल सकते हो, या फिर इसे आप टेक्सा बोलो, या फिर इसे कैटेगरी बोलो, या फिर इसे ग्रुप बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो, एक ही चीज़ है। सो ओल्ड कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनोमिकल हायरार्की। सारा कैटेगरी को मिला के एक हायरार्की बोलोगे, अरेंजमेंट बोलोगे आप, अरेंजमेंट होकर रखा है, ठीक है। और हर कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसलिए तो हर कैटेगरी का आप टेक्सन बोलो, या आप कैटेगरी बोलो, या ग्रुप बोलो, या रैंक बोलो, बातें की है। और हर रिप्रेजेंट करेगा एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कि इस जीनस में है तो जीनस एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इस फैमिली में है तो वो फैमिली उस यूनिट का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड ए टेक्सॉन, दैट इज एग्जांपल मेमिलिया। मेमिलिया भी आपका एक टेक्सॉन है, ठीक है, प्लूरल में टेक्सा बोलते हैं। क्लास भी एक टेक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टेक्सॉन है, कैटेगरी है, ग्रुप है, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो आप, ठीक है। सो ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका एक सिंपल ट्रिक है, देखो मैं बताऊँगा। इसका ट्रिक है कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। प्लेट को क्लीन रखो वरना गंदा अगर प्लेट में खाएंगे तो फैमिली में बीमार हो जाएगा। सो के फॉर ईयर पहला आएगा किंगडम, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, देन फाइलम। इन केस ऑफ प्लांट ये हो जाता है आपका डिवीजन, फाइलम का बदले, ठीक है, प्लांट में। फिर क्लास ही रहेगा, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा क्लास होगा, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जेनस एंड एस से स्पेसिस, ठीक है। सो इसको हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा बाद में विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज दैट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इन दी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऊपर जाते हुए, दैट इज जेनस, स्पेसिस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम फॉर एनिमल, प्लांट के लिए डिवीजन एंड देन किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। सो क्या था आपका कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो इसको अभी हम देखेंगे 1 by 1, ऑलराइट। सो इसको तो याद रखना है, उससे पहले बुक एक बार आपको बुक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो जो समझे उसी का मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्विक रिवीजन है, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। सो आप जब देखोगे तो आपको लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको दिखाई देगा, ठीक है, चाहे दुनिया भर का आपको दिखाई देगा। सो इसी जो वेराइटी आपको दिखाई देगा इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो बायोडाइवर्सिटी। अभी तक नॉन स्पेसीज कितना डिस्क्राइब किया हुआ है, तो नॉन स्पेसीज आपका 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज है, ठीक है, और अभी और दुनिया भर का बाकी है। सो मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड स्पेसीज है, उसका अगर लोकल नेम से देखोगे तो पता है अलग अलग नाम होने का वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ऑलरेडी मैंने बताया। तो इसके लिए ज़रूरी है देयर से नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग किया जाए, ठीक है, ताकि सेम नेम से पूरा दुनिया में रहे। इसी नेमिंग का प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर होने से पहले आपको ऑर्गेनिज्म कैसा है उसका कैरेक्टर पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन होना आपका ज़रूरी है, पता होना पड़ेगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे तो ही ना नामकरण रखोगे। और इसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको बेसिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल और क्राइटेरिया एग्री करना पड़ता है। अगर प्लांट के लिए नेमिंग कर रहे हो तो ICBN का फॉलो करोगे आप, और एनिमल के लिए कर रहे हो तो ICZN, जो कि इंश्योर करेगा कि पूरा ईच ऑर्गेनिज्म का जो नाम है, डिस्क्रिप्शन नाम एक ही रहेगा पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, सेम नेम से पता चलेगा, ठीक है।
सो बायोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम देने के लिए। और 2 कंपोनेंट का नेम होता है जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। कैर्लोस लिनियस साहब ने देता, एक जेनस होता है, एक स्पेसिस होता है, ठीक है, जो कि पूरा वर्ल्ड में सेम रहेगा ये फॉर्मेट। और इसका कुछ नियम होता है, ऑलरेडी हमने देखा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ मैंगीफेरा इंडिका। सो देखो ये प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में है, अगर आप हैंड रिटन लिखोगे तो इसको अलग अलग से अंडरलाइन करोगे। सो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन डेट लैंग्वेज से लिया जाता है और रिटन या प्रिंटेड इटैलिक्स में होता है, ठीक है, हमेशा लैटिन से ही होता है, चाहे ओरिजिन कोई भी हो आपका साइंटिफिक नेम। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जेनस रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वाला स्पेसिस, और अगर हैंड रिटन लिखते हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे और प्रिंट करने से इटैलिक्स में होगा ताकि आपका लैटिन ओरिजिन का पता चले। और पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा जेनस और सेकेंड वर्ड स्पेसिस समझेगा। पहला वर्ड कैपिटल होगा, स्पेसिस हमेशा सेकेंड वर्ड वाला स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे मैंगीफेरा इंडिका देखो आई स्मॉल से स्टार्ट हुआ है। और ऑथर का नाम आप एब्रिविएटेड फॉर्म में लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। सो ये क्लासीफाई करने का तरीका ऑलरेडी मैंने सारा बता दिया है, इसमें कुछ नहीं है। आप टेक्सा बोल सकते हो कोई भी ग्रुप को, कैटेगरी बोलो, ग्रुप बोलो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इन डिफरेंट का टेक्सा, अलग अलग कैटेगरी में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। जैसे हम मेमिलिया में जाते हैं, मछलियाँ फिशेस में जाते हैं, पीसीएस में, ठीक है, उस तरीके से बर्ड्स एप्स में जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को आप टेक्सोनॉमी बोलते हो। अब देखो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है। सो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ऑलरेडी बताया है मैंने ये चीज़, ठीक है। एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक्स ऑफ किसका, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। एंड कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, देखें 6 से याद रख लेना, 6N, डेट इज कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये टेक्सोनॉमी का बेसिस बनेगा। और मॉडर्न टेक्सोनॉमी का वो सब जो कि आजकल सब स्टडी कर सकते हो आप, ठीक है, आज के ज़माने में। सो हो गया भाई, सिस्टमेटिक क्या है ऑलरेडी पता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म को बेस के सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेना। सिस्टमा वर्ड से ले गया है और सिस्टम नेचर का किताब आपका लिखा था कैर्लोस लिनियस साहब ने। और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज तो ऑलरेडी हमने देखा कि क्लासिफिकेशन आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस है नहीं, ठीक है, बट हायरार्की ऑफ स्टेप्स अलग अलग लेवल में आप क्लासीफाई करते हो और हर स्टेप आपका रिप्रेजेंट करेगा रैंक या कैटेगरी या टेक्सा बोलो या ग्रुप्स बोलो, चलता है, ठीक है। सो इसी को आप बोलते हो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और टुगेदर जब ये अरेंज रहते हैं तो आप बोलोगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, एक ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है। ईच ऑर्डर को, ईच कैटेगरी को रैंक बोलो या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हो या रैंक बोल सकते हो या टैक्सॉन, ऑलरेडी बोला मैंने, ठीक है। नाउ बस अभी वही है कि टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन एनिमल हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सबका मतलब स्टडी करके सबको कॉमन कैरेक्टर का बेस में क्लासीफाई करते हैं कि तुम इस जीनस में जाओ, तुम इस फैमिली में जाओ, तुम इस में जाओ, ठीक है। सो कैसे क्या क्लासीफाई किया गया उसको मैं दिखा दूंगा आपको। तो उसके लिए ये नोट्स अब यहाँ से किताब नहीं देखने से भी होगा, जो नोट्स पढ़ाऊँगा वहाँ से पढ़ने से भी हो जाएगा, ठीक है। भाई एक ही चीज़ है किताब में भी, यहाँ लंबा लिखा है, वहाँ हम शॉर्टली देखेंगे, ऑलराइट। सो इससे पहले एक चीज़ यहाँ पैराग्राफ एक था वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल हैव स्पेसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। स्पेसीज सबसे लोएस्ट होता है, फिर जीनस, फिर, ठीक है, फिर आपका आएगा डेट इज योर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम एंड फिर किंगडम। तो स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, कैसे कैटेगरी में डालोगे। तो इसके लिए आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट नॉलेज क्या होना चाहिए, कैरेक्टर का, तभी ना आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। कैरेक्टर इंडिविजुअली ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का आपको आइडिया होना पड़ेगा, जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तब आप पुल्ला, कुत्ता और बिल्ली में डिफरेंस कर पाओगे, टाइगर और जो चीता है उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, तभी ना अलग अलग कैटेगरी में रखोगे। सो आपको कैरेक्टर का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो नाउ स्पेसीज से स्टार्ट करते हैं हम, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। सो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड इट इज़ द लोएस्ट कैटेगरी। मतलब क्या, स्पेसीज में क्या डालोगे, वो ऑर्गेनिज्म होगा जो ऑब्वियसली सिमिलर होगा। अभी इंसान से करने से क्या होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही बताएगा ना। बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट चैप्टर के निचले में बताया था, मतलब
सेम स्पेसीज जो रिप्रोडक्शन करके जो ऑप्शन बनेंगे वो फर्टाइल होना पड़ेगा, तो उसी को आप क्या बोलोगे, स्पेसीज बोलोगे। एंड द टर्म स्पेसीज वॉज गिवन बाय जॉन रे साइंटिस्ट, ये याद रखना, स्पेसीज टर्म वॉज गिवन बाय जॉन रे एंड बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। नाउ अब इंसान का रिप्रोडक्शन होगा तो इंसान ही बनेगा ना, तो आज मैं इंसान हूँ, दूसरा एक फीमेल है और ह्यूमन है, ऑल दिस आर सेम स्पेसीज। टाइगर करने से टाइगर ही तो बनेगा, तो टाइगर एक स्पेसीज हो गया, ठीक है। मैंगो सारा मैंगो ही है तो मैंगो स्पेसीज हो गया, ठीक है। सो यहाँ कुछ नाम हमको जान लेना है बस, बाकी तो देखेंगे। मैंगो का साइंटिफिक नेम जान लीजिएगा, मैंगीफेरा जेनस, स्पेसीज क्या है, इंडिका। पोटैटो का जानिएगा, सोलेनम ट्यूबेरसम स्पेसीज है, ठीक है। और नाइटशेड का याद रखिएगा, सोलेनम नेग्रम। टोमेटो का नीचे, ब्रिंजल का याद रखिएगा, सोलेनम मेलेंगोना स्पेसीज। लायन का याद रखिएगा, पेंथेरा लियो है स्पेसीज। टाइगर का पेंथेरा टिग्रिस है और लियोपर्ड का पेंथेरा पार्डस, ठीक है। सो लायन टाइगर लीजिए, चीता का याद रखना पार्डस। सो देखो इनका जेनस सेम है बट स्पेसीज अलग अलग है, उसमें हम आएंगे। और ह्यूमन का, मॉडर्न ह्यूमन का नाम होमो सेपियंस, सेपियनिस स्पेसीज, ठीक है। सो जो क्लोजली इंडिविजुअल रहेंगे उसे इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, उसे आप क्या बोलोगे, स्पेसीज। और नेक्स्ट आपका आता है हायरार्की क्लासिफिकेशन में ईश्वर जेनस। तो जेनस में आप क्या करोगे, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को डाल दोगे, यहाँ जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है उसको डालोगे। जेनस के बाद आपका क्या आने वाला है, फैमिली। तो फैमिली में क्लोजली रिलेटेड जेनस को डालोगे आप, जो जेनस क्लोजली रिलेटेड है कैरेक्टर्स में उसको डालोगे, ठीक है। सो देखो जेनस सोलेनम, ठीक है। जेनस है आपका सोलेनम, उसमें क्या आ जाएगा आपका पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, दैट इज सोलेनम ट्यूबेरसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम एंड मेलंगोना, ब्रिंजल का। सो तीनों का जेनस क्या है, सोलेनम है, पर स्पेसीज अलग अलग है। बट दिस स्पेसीज आर सिमिलर, इनका कैरेक्टर सिमिलर इसलिए इन्हें यहाँ रखा गया है। सिमिलरली जेनस पेंथेरा का बात करते हैं, तो जेनस क्या है, पेंथेरा, पर स्पेसीज देखो, लियो मतलब लायन, पार्डस मतलब चीता एंड टाइगर मतलब टिग्रिस। भाई स्पेसीज अलग अलग है बट जेनस जो है आपका सेम है, क्यों, बिकॉज लायन टाइगर चीता ऑलमोस्ट सेम ही कैरेक्टर होते हैं, इनका स्पेसीज अलग है बट दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, क्योंकि ये मांसाहारी हैं, दौड़ते तेज है, तगड़ा है, ये सब कैरेक्टर्स सिमिलर है बट दे आर नॉट सिमिलर स्पेसीज। एक ही स्पेसीज पे नहीं है, अलग अलग स्पेसीज है बट इसको क्लोजली रिलेटेड है एक कैरेक्टर के साथ, इसलिए इसे सेम जेनेरा में रख दिया गया है, पेंथेरा में। मतलब जेनस में आपका सिमिलर स्पेसीज और फैमिली में सिमिलर जेनस। सिमिलरली फेलिस, जेनस फेलिस में आपका रख दिया जाता है कैट, ठीक है, एंड योर जंगल कैट। सो छोड़ो, मतलब बस जेनस पेंथेरा अलग जेनस है, फेलिस एक अलग जेनस है। फेलिस में आपका क्या आता है, कैट सब आ जाता है, ठीक है, इस जेनस में। ना तो फैमिली में क्या होगा आपका, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जो रिलेटेड जेनस होगा। सो इसको याद रखना आपको एक एग्जांपल, दैट इज कि सोलेनेस फैमिली में आपका कौन सा जेनस आ जाएगा, कौन सा सिमिलर जेनस आएगा, तो सोलेनम जो हमने देखा था अभी तीन, पेटूनिया एंड डेटूरा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, पीसी, इसको कैसे याद रखोगे, डीएसपी से याद रख लेना, इसको डीएसपी से याद रख लेना, डेट इज डेटूरा, सोलेनम एंड पेटूनिया, ये तीनों अलग अलग जीनस है बट दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए इसे एक फैमिली में रख दिया गया है, सोलेनासी। ये प्लांट का बात कर रहा है। और एनिमल में देखो, जीनस पेंथेरा अलग है एंड फेलिस अलग है, कैट वाला, बट इसे सेम फैमिली में रखा जा रहा है, फेलिडी में। याद रख लेना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फेलिडी फैमिली में कौन सा जीनस आएगा, सोलेनासी फैमिली में कौन सा जीनस आएगा। और ऑर्डर्स मतलब क्या, नेक्स्ट जा रहे हैं तो इट इज़ द असेंबल ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। सो कौन सा फैमिलीज में क्या ऑर्डर्स आ रहा है इसको भी ध्यान रखना है। तो ऑर्डर पोलिनोमियल में आपका आता है कॉन्वोल्वुलासी एंड अभी हमने देखा सोलेनेसी फैमिली, ये दोनों फैमिली क्लोजली रिलेटेड है। तो हायर ऑर्डर्स में से कौन सा ऑर्डर में रख दिया गया है, पोलीमोनियल्स में, ठीक है, दैट इज PCS से याद रख लेना। और एनिमल का बात करें तो ऑर्डर कार्निवोरा है, जिसमें आपका फेलिडी आता है, अभी देखा, एंड कैनिडी आ जाएगा। फेलिडी और कैनिडी फैमिली एक कॉमन ऑर्डर में रखते हैं ड्यू टू देयर सिमिलरिटी, दैट इज योर ऑर्डर कार्निवोरा। याद रख लेना, इसको भी याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। एंड क्लास में आपका क्या आ जाएगा, क्लास में आपका रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाएगा। जैसे प्लांट में अगर बात करो तो डाइकोट होते हैं, तो उसमें कौन सा ऑर्डर आ जाएगा आपका, पोलिनोमियल्स एंड सेपिंडल्स आ जाएगा। और मैमल्स में बात करो अगर एनिमल में, तो क्लास मेमेलिया में आपका आ जाएगा ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा, जो अभी हमने देखा था कार्निवोरा।
एन प्राइमेटा भी आ जाएगा आपका, ठीक है। करंट चला गया कोई नहीं, दिन में शूट कर रहा हूँ, बच गया, रात को होने से अंधेरा हो जाता। याद रख लेना है भैया कि मेमिलिया में आपका कौन सा आने वाला है। क्वेश्चन पूछते हैं, यही पूछते हैं, बट प्रोबेबिलिटी होता है। इस पूरा चैप्टर से क्वेश्चन एक जगह से आता है, बताऊंगा मैं उसको। इस ख्याल से नहीं, बाकी छोड़ेगा, बाकी भी देखना है, ठीक है। कहीं से भी आ सकते हैं, हु नोस। और फाइलम और डिवीजन, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, डिवीजन क्या बोलोगे प्लांट का केस में। सो यहाँ में क्या होता है, आपका रिलेटेड क्लासेस को एक फाइलम, पार्टिकुलर फाइलम या पार्टिकुलर डिवीजन में रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा एक फाइलम है जिसमें आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मेमिलिया आ जाएगा। कौन से बेसिस में, कि इनमें आपका कोर्डेटा प्रेजेंट है कहीं, डोर्सल, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व न्यूरल ट्यूब प्रेजेंस है कि नहीं, वो सब कैरेक्टर्स अगर हैं तो सब का सब को डाल दिया जाएगा फाइलम कोर्डेटा में। और प्लांट में आपका डिवीजन बोलते हैं एंजियोस्पर्मिंग, जिसमें आ जाएगा आपका क्लास डाइकोट एंड क्लास मोनोकोट, ठीक है। सो इसके बेसिस में आपका आ जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। डेट इज एंजियोस्पर्म में आ जाएगा डाइकोट, मोनोकोट। देखो डाइकोट प्लांट्स आर बेसिकली मोटा मोटा प्लांट वाला है जिसका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सो बड़े बड़े पेड़ देखोगे जिसका बहुत ठीक मोटा मोटा होता है, सो वो सब डाइकोट होते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डाइकोट्स होते हैं बेस्टली। और पतले पतले जिसका स्टेम थिन होता है ना, वो सब मोनोकोट होते हैं। जैसे राइस का फील्ड देखो, पेडी व्हीट का प्लांट देखो, वो सब मोनोकोट है। पर तुम देखो मैंगो का देखो, बनियान ट्री देखो, दे डाइकोट, बिकॉज उनका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्यों? बिकॉज उनमें सेकेंडरी कैम्बियम होता है। ये सब क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी बस एक बेसिक डिफरेंस बता दो ताकि आप प्लांट देख के मैक्सिमम केस में पकड़ पाओ, ठीक है। और कोर्डेटा में तो बोला ही था, ठीक है, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है और फिर आपका नोटोकॉट का प्रेजेंस में इनको क्लासीफाई कर दिया जाएगा फाइलम कोर्डेटा में सब क्लास। किंगडम जो है इसमें रिलेटेड फाइलम या डिवीजन रहेगा एंड इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 5 किंगडम है, डेट इज मोनेरा, एमपीएफ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और एफ से क्या था, एमपी, एफ से क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेन, एनिमलिया, एफ से भूल गया, ठीक है। सो 5 किंगडम होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो किंगडम इज़ द हाईएस्ट क्लासिफिकेशन। सो एनिमलिया किंगडम में बात करो तो कोर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम आ जाएगा और दुनिया भर का फाइलम आएगा, ठीक है। इसमें टिनोफोरा, आपका प्लेटियल मिथेन, जो कि हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। और प्लांट किंगडम में आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और भी बहुत कुछ डिवीजन आएगा, जो कि डिटेल्स में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इसको डिटेल्स में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे और बाकी क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन है आपका टेक्सोनोमिक विथ एग्जांपल। जैसे यहाँ टाइगर का देख रखा है, तो स्पीसीज क्या होगा टिगरी, जीनस क्या होगा पैंथेरा, फैमिली क्या है फेलिडी, ऑर्डर क्या है कार्निवोरा, क्लास है मेमिलिया, फाइलम है कोर्डेटा और किंगडम क्या होगा एनिमल्स है तो एनिमलिया, ठीक है। नाउ एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ बता दे रहा हूँ मैं कि एकदम ध्यान देना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्पीसीज लेवल में आपका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ऑब्वियसली सिमिलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आज एक इंसान दूसरे इंसान से ऑलमोस्ट सिमिलर ही तो है, 2 हाथ होता है, नाक है, कान है, ठीक है। सो स्पीसीज लेवल में ऑर्गेनिज्म का सिमिलरिटी काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम सिमिलरिटी होता है स्पीसीज में, सेम ही स्पीसीज है ऑब्वियसली। पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे किंगडम की ओर, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जैसे जैसे जाओगे आपका सिमिलरिटी कम होते जाएगा। बात करते हैं आपका किंगडम में, तो किंगडम में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है आपका, ठीक है, और प्लांटी है, एनिमलिया है, और एक तो भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आप जैसे जाओगे तो देखो मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स और है, प्रोटिस्टा का और है, प्लांट का कुछ और ही कैरेक्टर है, एनिमलिया का कुछ और ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो क्या उनका सिमिलरिटी मिल रहा है एनिमल प्लांट से मिल रहा है? नहीं। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका सिमिलरिटी काफ़ी कम जाता है, ठीक है। बार बार भूल जाता है, एफ से फंगाई, एमपीएफ याद रखना, मोनेरा 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया 5 किंगडम है। सो जैसे आप ऊपर लेवल जितना ऊपर जाओगे आपका सिमिलरिटी उतना ही कमते जाएगा, स्पेसिस लेवल में हाइस्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी आपको बुक एक बार पढ़ा देता हूँ। सो यहाँ कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा कीप, ठीक है, प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये ट्रिक्स आप याद रख लेना, हायरार्की क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा के रखा हुआ है और बाकी जो बताया वो सब तो सिमिलर ही है। ये मैं आपको यहाँ बताना ये वाला हूँ कि
जब आप जाओगे आप हायर क्लासेस में, ठीक है, फ्रॉम स्पेसिस एज वी गो हायर मतलब फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम, सो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर जैसे जाओगे क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस, लोअर द टेक्सा, जितना टेक्सा कम रहेगा नीचे में, मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सन शेयर, उतना ही ज़्यादा सिमिलरिटी होगा, ठीक है। हायर द कैटेगरी, जितना ऊपर जाओगे उतना ही डिफिकल्टी होगा डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टक्सा, सेम लेवल में दिकदार हो जाता है। जैसे कहाँ आप प्लांट्स को, एनिमेलिया को और प्लांट किंगडम को मिला पाओगे, डिफिकल्टी हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए क्लासिफिकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। और ये रहा, ये पार्ट जो छोड़ा ना भैया, वो नीट ही छोड़ देना पूरा चैप्टर का। यही पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है। सो बहुत ईजी है, ट्रिक से अभी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ में दिया हुआ है आपका ये 4 ऑर्गेनिज्म का नाम, और इसको आपको रखना है याद। तो काफ़ी बच्चे इसको तो इसलिए छोड़ देते कि अरे बाप रे क्या है, पर ट्रस्ट में इसके सही जी चीज़ और कुछ भी नहीं है। आपको बस जनरल नॉलेज से याद करना है, ठीक है। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, इनविट का याद करना है। चलिए मैं बताता हूँ अभी आपका मैन। साइंटिफिक नेम क्या है मैन का, पता ही है आपको, होमो सेपियंस। होमो क्या है जेनस, सेपियंस क्या है स्पेसिस। हम कहाँ आते हैं, हमारा डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, नोटोकॉर्ड है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम में। तो कहाँ आएंगे हम, ऑब्वियसली कौन सा फाइलम में आएंगे, कोर्डेटा में, अभी तो देखा हमने। और कोर्डेटा में मेमल्स किस में आएंगे, एक्सटर्नल बॉडी है, मेमोरी ग्लैंड होता है हमारा, तो किस में आएंगे, क्लास में, मेमलिया क्लास में। एंड ऑर्डर क्या होता है हमारा, ऑर्डर होता है प्राइमेटा, ठीक है। सो ह्यूमन आर द प्राइम रिसोर्सेज इन दी वर्ल्ड, ऐसे याद रख लेना, तो प्राइमेटा में आएगा। फैमिली क्या है, तो होमिनिडी, ठीक है। सो देखो होमो नाम है तो होमिनिडी फैमिली है, कितना सिंपल है, कोई टान लगा क्या, ठीक है, ऐसे टान लग जाता है होमो सेपियंस। कोर्डेटा में तो मेमली तो होगा भाई क्लास। ऑर्डर क्या है, प्राइम है हम लोग, तो प्राइमेटा होगा, ठीक है। अमेजॉन प्राइम याद रखना, गाय तो देखते नहीं, अमेजॉन प्राइम हम ही देखते हैं। और फैमिली होमिनिडी, सिंपल। हाउस फ्लाई, जो मक्खिया हाउस फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। मस्का इज द जीनस, डोमेस्टिका इज योर स्पेसिस नेम। भाई मस्का हाउस फ्लाई, जॉइंटेड लेग्स हो गया, इंसेक्ट है, तो किस में आएगा, कौन सा, ये सारा जॉइंटेड लेग्स इंसेक्ट वाला जो होता है, ये सारा का सारा कौन सा फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा में। अभी टाइम लगेगा, एनिमल किंगडम में इजी लग जाएगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास कौन सा, इंसेक्ट है, तो इंसेक्टा में आता है, ठीक है। इसका याद रख लेना, जो ऑर्डर होता है वो डिप्टेरा होता है, ठीक है। हाउस फ्लाई जो होता है उसका ऑर्डर डिप्टेरा, याद रख लेना ये चीज़ याद रख लेना। बाकी तो कॉमन सेंस है, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा कॉमन है, याद रख लेना चीज़ क्या है इसमें, डिप्टेरा। फैमिली याद नहीं रखना, क्यों, क्योंकि मस्का डोमेस्टिका है तो मस्की डाई, क्लियर है। नेक्स्ट मैंगो, मैंगो बड़ा सा पेड़ है, तो बड़ा सा पेड़ है तो क्या होगा, इसका डिवीजन क्या होगा, मोनोकोट ना डाइकोट, मोटा होता है तो डाइकोट। और फ्लावरिंग प्लांट है, सो डिवीजन होगा एंजियोस्पर्म, क्लास है डाइकोट। याद रखना मैंगो का जूस पीने से हार्ट अच्छा रहता है, अनार की जूस की तरह, यही याद रखना मैंगो का केस में, ठीक है। सो जूस को हम सेप भी बोलते हैं, तो सेपिंडल से इसका ऑर्डर, मैंगो से याद रख लेना, जूस बनेगा हार्ट के लिए, ठीक है, अनार का जूस की तरह। सो इसका जो फैमिली है अनार कार्डियासी बोलो, अनार से याद रख सकते हो, अनार से, या फिर कार्डियक, कार्डियक मतलब हार्ट मसल, कार्डियक से याद रख सकते हो कि सेपिंडल्स मतलब आम का जूस हार्ट के लिए ठीक है। सिंपल है देखो फैमिली, और कुछ चाहिए इससे बढ़िया, ठीक है। एंड वीट का बहुत बढ़िया है, एक ट्रिक याद रख लेना, अंग्रेजी, ठीक है, एंजियोस्पर्मी है। वीट तो पतला ना मोनोकोटिलेडन्स, इससे भी याद रख सकते हो, पर एक ट्रिक है, अंग्रेजी मंथली पोट्रिका, डेट इज साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवियम। सो कैसे याद रखोगे इसको, अंग्रेजी से ऐसे एंजियोस्पर्मिंग, मंथली से, ठीक है, पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर आता है हर महीना। अंग्रेजी मंथली से याद रखना मोनोकोटिलेडन, पोट्रिका से याद रखना पो से ऑर्डर होगा पोएल्स एंड फैमिली होगा पोएसी। प्लांट में हमेशा फैमिली में CAE आ जाता है, ठीक है, और एनिमल में DAE आ जाता है। देखो होमिनिडी, मस्किडी एनिमल्स में, प्लांट में देखो एनर का एनाकार्डियासी, पोएसी, ठीक है, ओके। सो पोट्रिका से याद रख लेना, पो से याद रख लेना पोएल्स एंड पोएसी। ट्रिका से याद रख लेना डेट इज ट्रिटिकम, ए से याद रख लेना तो क्या एस्टिवम साइंटिफिक नेम,
तो भैया इससे भी और कुछ आसान चाहिए, सब लॉजिकली याद हो जाता है, ऐसे ही डरते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं टेक्सोनॉमिकल एड में। एड मतलब टूल्स, हेल्प, तो इसको मैं अलग जगह से एक बार करा देता हूँ, बाद में यहाँ आके बता देता हूँ, ठीक है। सो टेक्सोनॉमिकल एड, एड मतलब होता है आपका टूल जो टेक्सोनॉमी मतलब क्या, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर देख के आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई करके तुम नोमेनक्लेचर दोगे, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें हेल्प करने वाली हैं आपका। देयर आर वेरियस रिसोर्सेज जिसमें ऑलरेडी आप नॉन स्पीसीज का में डिस्क्रिप्शन रख चुके हो। जैसे प्लांट का डिस्क्रिप्शन आपको हर्बेरियम में मिल जाएगा, बॉटनिकल गार्डन में मिल जाएगा। सो टेक्सोनॉमिकल एड मतलब क्या, नॉन स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन आप रखे हुए हो, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में सॉरी, ठीक है। सो टेक्सोनॉमिकल एड ऐसा नहीं कि नया स्पीसीज का आप करने जा रहे हो, नॉन स्पीसीज का अवेलेबल है, ठीक है। वो नॉन लिविंग के फॉर्मेट में हो सकता है या लिविंग के फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे कि नॉन लिविंग के फॉर्मेट में बात करो म्यूजियम, तो म्यूजियम में बेसिकली एनिमल्स रखा जाता है, ठीक है। एंड हर्बेरियम का बात करोगे तो वहाँ प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है नॉन लिविंग तरीके से। लिविंग का बात करो तो बॉटनिकल गार्डन, प्लांट वहाँ जिंदा पड़े हुए हैं, जूलॉजिकल चिड़ियाखाना, एनिमल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो इस सब को अभी मैं आपको एनसीईआरटी से बता दूंगा। तो मेन मुद्दा ये है टेक्सोनॉमिकल एड मतलब क्या, जो आपको टेक्सोनॉमी में हेल्प करेगा। सपोज मैंने एक नया ऑर्गेनिज्म एनिमल का डिस्कवर कर लिया, मेरे को जानना है इसका कैरेक्टर मैंने पढ़ लिया, हैबिट देख लिया, अब मेरे को कंपेयर करना है, तो मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं म्यूजियम में जाके शेप स्ट्रक्चर कंपेयर करूँगा, और हैबिटेट स्टडी करने के लिए मैं जू में जाके एनिमल्स का हैबिटेट स्टडी करूँगा, और उसके साथ इसका सिमिलर बात मैं बोलूँगा, हाँ ये इसी कैटेगरी का है। सो ये हेल्प करने वाला है सब कैटेगरीज, ठीक है। सो ये सब टेक्सोनॉमिकल टूल जो होता है ये नॉन स्पीसीज के लिए होता है, ठीक है। सो अभी मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन गेदर जो होता है वो स्टोर करके रख दिया जाता है अलॉन्ग विथ स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन के साथ ही नाउ। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने, बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रोसीड्यूर्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करके रखे हुए हैं, ठीक है। एंड कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं ये टूल्स, जैसे कि हर्बेरियम क्लास 11 का प्रैक्टिकल में आप किए होंगे, ठीक है। हर्बेरियम क्या है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। डेटा क्या, पहले ड्राई करोगे, एक प्लांट का ऐसे लोगे, ठीक है, एक प्लांट को आप कलेक्ट करोगे इस तरीके से आप कलेक्ट करोगे, इसे आप ड्राई करोगे पहले, ताकि इसका वाटर कंटेंट सूख जाए, क्योंकि वाटर रहा और इसको आप रख दोगे तो फंगस लग जाएगा। सो इसको पूरा ड्राई कर दोगे कि कोई भी वाटर कंटेंट नहीं रहेगा। ड्राई करने के बाद इसको ऐसा प्रेस करोगे, कोई किताब उताब में रखे इस तरीके से, ठीक है, ऐसा प्रेस करके रख दोगे प्लांट स्पीसीज को, ठीक है। और उसी वहाँ में जब पेस्ट करके पूरा सूख जाएगा, रेडी हो जाएगा, एक छाप बन जाएगा, तो उसको आप निकाल के एक शीट होता है उसमें जाके उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं शीट में, उस शीट को मिलता है हर्बेरियम शीट, ठीक है। फर्दर दिस शीट आर अरेंज, उस शीट को अरेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ नेमिंग होता है। ऐसा सपोर्ट अगर आपका हर्बेरियम ये शीट है, ठीक है, सो यहाँ आप जाके रखोगे प्लांट है ये सपोज, ठीक है, और इसके बगल में आपका एक लेबलिंग एरिया रहता है, ठीक है। So there is along with this specimen along with the description on herbarium sheet become the storehouse or the repository for future use। और इसको आप किताब के थंगा करके स्टोर हाउस रख देते हो फ्यूचर यूज़ के लिए भी, ताकि किसी को कुछ प्लांट वैसा दिखे तो वो आके स्टडी करके देख पाए, क्योंकि देखते ही उसको सारा इन्फॉर्मेशन ये जगह में मिल जाएगा, ठीक है। सो द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी ए लेबल होता है जो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से उठाया। सपोज मैंने आज 5 जुलाई को आपका उठाया है 5 बाजार से, इंग्लिश नेम लिखूंगा मैं, क्या है, सपोज मैंगो, लोकल नेम लिखूंगा मैं आम, बोटानिकल नेम लिखूंगा मैं, मैंगो लिया था मैंने, सपोज मैंगेफेरा इंडिका, फैमिली लिखूंगा मैं, क्या फैमिली का है, कलेक्टर नाम लिखोगे यहाँ में, ठीक है, रोहित कुमार सिंह ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। एंड याद रखना हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम होता है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में, क्योंकि कोई भी प्लांट का आपको चाहिए, आप जाइए हर्बेरियम स्टोर हाउस में, आप उससे कलेक्ट कीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या फैमिली है, लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है। सो एक क्विक रेफरल सिस्टम है। क्वेश्चन पूछता है कि क्विक रेफरल सिस्टम कौन सा है टेक्सोनॉमिकल एड का, सो हर्बेरियम है। सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, उस शीट में, लेबलिंग शीट में हर्बेरियम का। नेक्स्ट बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या है,
पता ही है गार्डन बोटेनिकल गार्डन का ही होंगे, ठीक है, जहाँ लिविंग प्लांट को रखा जाता है रेफरेंस के लिए। और हर प्लांट में आप देखे होंगे कि आपका एक टीना का पोस्टर लगा रहता है जहाँ आपका उसका साइंटिफिक नेम लिखा रहता है, ठीक है, बोटेनिकल नेम और उसका फैमिली लिखा रहता है, बस ये 2 डिस्क्रिप्शन रहता है। इस प्लांट को लेबल कर दिया जाता है साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली के साथ। कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन आपको याद रखना है, जिसे सबसे फेमस है क्यू विच इज़ इन इंग्लैंड। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? तो हावड़ा में है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। सो कौन सा कहाँ है आपको याद रख लेना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है नीट में, भाई से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्यू कहाँ है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ना। म्यूजियम आपका ओबियसली ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रखा जाता है, ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस में। हमारा कॉटन में भी बहुत बड़ा जूलॉजिकल म्यूजियम है, ठीक है। सो म्यूजियम में क्या क्या कलेक्शन किया जाता है? बहुत कुछ कलेक्शन किया जाता है। प्रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। क्यों? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस पर्पसेस, स्टडी के लिए भी और फ्यूचर रेफरेंस पर्पसेस के लिए भी। छोटा छोटा जो एनिमल्स होते हैं वो फॉर्मलिन कंटेनर देखे होंगे म्यूजियम में, छोटा छोटा कंटेनर में, जैसे लिजर्ड हो गया, फिशेस हो गया, छोटा छोटा, वो सब कंटेनर में रख दिया जाता है सॉल्यूशंस में, फॉर्मलिन सॉल्यूशंस में, ठीक है। स्पेसिमेंस प्रिजर्व कर दिया जाता है। और प्लांट्स एंड एनिमल इस पे में ऑल्सो भी प्रिजर्व है ड्राई स्पेसिमेन। जैसे कि बात करो इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट को क्या करते हैं? एक बॉक्स में रख दिया जाता है, इंसेक्ट का बॉक्स में, जिसमें उसका एग, लार्वा सब अलग अलग स्टेज में उसको पिन करके रख दिया जाता है। सो इंसेक्ट को क्या करोगे, कैसे प्रिजर्व करोगे? पहले तो इंसेक्ट को कलेक्ट करो, उसको किल करो और पिन कर दो, ठीक है। सो इंसेक्ट प्रोसेस में रखा जाएगा कब? आफ्टर कलेक्टिंग, ठीक है, बाद में किल करो और बाद में उसको पिन कर दो। ऐसा करके सपोज में इंसेक्ट हो तो ऐसा मेरा यहाँ लगा के पिन कर दिया जाएगा। पीछे में थर्मोकोल रहता है, ठीक है, ताकि ऐसा चिपक जाए। क्यों? ताकि इंसेक्ट का मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी कर पाए, विंग्स क्या कलर का है, कितना इसका जो सेगमेंटेड है, दिस एंड दैट, ठीक है। इसलिए ये इंसेक्ट को इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। लार्ज एनिमल्स को, चाहे बर्ड्स एनिमल्स हो, उसको क्या किया जाए? स्टफ कर दिया जाता है और तब प्रिजर्व। स्टफ मतलब क्या? जैसे आप डायनासोर को तो प्रिजर्व, जैसे हो गया ऑस्ट्रिच को प्रिजर्व कैसे करोगे आप? म्यूजियम में रखना है तो ऐसे रखोगे तो सड़ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मलिन में इतना बड़ा कंटेनर कहाँ से बनाओगे? बना सकते बट इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग मतलब क्या? उसका सारा सॉफ्ट टिश्यू जितना भी सब निकाल लेंगे बॉडी से, ठीक है, और उसके जगह में कॉटन भर के हम सिलाई देंगे ताकि एक फ्रेम दिखा रहे ऑस्ट्रिच इस तरीके से आपको दिखाई देता रहेगा। इसे हम कहते हैं स्टफिंग। जो लार्ज एनिमल के लिए होता है, छोटा एनिमल प्रिजर्व कर दिया जाता है कंटेनर में, इंसेक्ट बॉक्सेस में। एंड म्यूजियम में याद रखना स्केलेटल का भी कलेक्शन होता है। क्वेश्चन पूछ देता है स्केलेटल होता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली स्केलेटल का हड्डियों का तो कलेक्शन होता ही है, ठीक है ना। जूलॉजिकल पार्क मतलब क्या? चिड़ियाखाना, जहाँ वाइल्ड एनिमल को लाके प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? उसका फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में, एनिमल्स के बारे में आप जू में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। प्लस उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, क्या खाता है, सब स्टडी कर सकते हो। प्लस फन के लिए भी लोग जाते हैं जू में देखने के लिए, ठीक है। नाउ की, सो की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं दूसरी जगह से बता दे रहा हूँ, ईजी हो जाएगा मतलब, ठीक है। सो की, ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में नहीं आता ये चीज़। की मतलब क्या है? की में आपका 2 अल्टरनेट स्टेटमेंट रहता है बेस्ड ऑन दी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब 2 अपोजिट स्टेटमेंट रहता है इसमें, ठीक है। एक बोलेगा द एनिमल्स हैव विंग्स और दूसरा बोलेगा द एनिमल्स डजंट हैव विंग्स। तो उसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है और एक को रिजेक्ट करना है। सपोज आपने ये एनिमल डिस्कवर किया, इसमें आप देखोगे इट हैज़ विंग्स, ठीक है। सो आप सेलेक्ट करोगे ये वाला ऑप्शन कि चलो विंग्स वाला ऑप्शन, और नहीं वाला को आप रिजेक्ट करोगे, ठीक है। सो वो जो 2 स्टेटमेंट है ना, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उस दोनों स्टेटमेंट को आप बोलते हो कॉपलेट। क्या बोलते हो? कॉपलेट। और 1 स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हो? लीड बोलते हो। क्या बोलते हो? लीड, ठीक है। और ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए की अप्लाई किया जाता है बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। सो कॉपलेट लीड कैसे आइडेंटिफाई करना, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? प्लांट एनिमल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट होता है। ऐसा तरीका का अपोजिट स्टेटमेंट होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का कि एक का दूसरा उल्टा होता है, तो आपको एक ही एक्सेप्ट करना होता है बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर्स। जैसे कि देखो, आपने कुछ चीज़ डिस्कवर किया, ठीक है। सो देखो, दिस आर दी 2 स्टेटमेंट्स। इस 2 स्टेटमेंट को आप क्या बोल रहे हो? इसको आप बोल रहे हो कपलेट, और ईच को क्या बोल रहे हो? लीड, ठीक है। सो ये 2 स्टेटमेंट है। सो ये आपने डिस्कवर किया, मैंने कुछ एक डिस्कवर किया ये। अभी मैं पहले देखूंगा इस की में कि ये 1 सेल है या मल्टी सेलर है।
अगर ये 1 सेल है तो गो टू 2, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये 2 वाला स्टेटमेंट में जाओ। अगर ये मल्टी सेलुलर है तो मुझे 3 में जाना है, तो मैं पकड़ता हूँ ये 1 सेल थे, मैंने स्टडी किया, सो 2 में जाता है। तो एक को मैंने रिजेक्ट किया ना, एक को एक्सेप्ट किया। अब 2 में जाके देखना है न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना न्यूक्लियस एब्सेंट है। सो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है मैंने देख लिया तो प्रोटिस्टा में डाल दिया, तो ये रिजेक्ट कर दिया। या फिर मैं बोलूँगा न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ये मतलब मोनेरा है, यूनिसेलुलर और विदाउट न्यूक्लियस मतलब मोनेरा है ये प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एंड प्रोटिस्टा मतलब क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और ये बोले स्टार्टिंग में मैंने देखा ये मल्टी सेलुलर था, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया, 1 सेल वाला को रिजेक्ट किया, तो क्या बोला है, गो टू 3, तो 3 में आया। तब मैं देखूंगा मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोपिक है ना हेटेरोट्रोपिक। अगर ऑटोट्रोपिक है मतलब ये प्लांटे में डाल दूंगा, हेटेरोट्रोपिक है तो फिर 4 में जाने को बोल रहा है। हेटेरोट्रोपिक में मोटाइल है तो एनिमल, या नॉन मोटाइल है तो आपको फंगाई में डाल दिया जाएगा। सो इस तरीके से 2 में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, और एक को रिजेक्ट करना पड़ता है। दोनों को हम बोलते हैं कॉपलेट, और एक को आप बोलते हो क्या, लीड बोलते हो, इंडिविजुअल स्टेटमेंट को लीड, ठीक है। नाउ देयर आर सम एडिशनल टर्म्स बुक में जो दिया हुआ है जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करता है, डेटिस एंड मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मतलब क्या, कोई भी ये एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक टेक्सोन या पर्टिकुलर कैटेगरी का सिस्टमेटिकली स्टडी करना, बस इतना ही समझ के रखो। मोनोग्राफ मतलब क्या, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, सिस्टमेटिकली स्टडी करेगा पर्टिकुलर एक टेक्सोन का, एक ही टेक्सोन का, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे, मोनोग्राफ, ठीक है। मोनोग्राफ याद रख लेना, एक ही टेक्सोन का या कैटेगरी का सिस्टमेटिकली स्टडी करेगा। मैनुअल्स मतलब क्या, मैनुअल्स मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफ 1 स्पेसिस, सम मैन, होमो सेपियंस, मैन तो एक ही स्पेसिस है ना, तो याद रखना मैनुअल्स मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन ऑफ 1 स्पेसिस जो प्रोवाइड करेगा उसे आप मैनुअल्स बोलोगे। फ्लोरा मतलब क्या, आप पार्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया का, उसे क्या बोलोगे आप, फ्लोरा, ठीक है। सो ये 3 चीज़ सिंपल चीज़ में समराइज करता हूँ मैं। मोनोग्राफ मतलब एक टेक्सोन का स्टडी करना, मैनुअल्स मतलब 1 स्पेसिस, मेन से याद रखना। फ्लोरा मतलब पता ही है आपका, प्लांट जो पर्टिकुलर एरिया का प्लांट का डिस्क्रिप्शन देना को बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है। सो दिस आर ऑल्सो टेक्सोनॉमिकल टूल और एड विच हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। सो की का जो भी बताया ईच स्टेटमेंट इन्हें की लीड बोलते ऑलरेडी सब बता दिया, ठीक है। और सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की चाहिए होता है फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक की होता है, ठीक है। सच एस फैमिली के लिए अलग, जीनस के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग। एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, याद रखना, डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, आपको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। एंड देयर आर सम अदर्स टर्म लाइक इज फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, कैटलॉग, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है। दैट इज दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे फ्लोरा क्या करेगा, विल अकाउंट द इंफॉर्मेशन फॉर द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है, जो कि आपका इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा प्लांट स्पीसीज का उस पर्टिकुलर एरिया में। उस पर्टिकुलर एरिया में सपोज आप एक ढूंढ रहे हो, आप पकड़ लो, जैसे आप ब्राह्मी एक ग्रास है उसका ढूंढ रहे हो आप, ठीक है, सबको पता नहीं कहाँ जाना है। सो बुक होता है, उस बुक में आप देखो मैनुअल्स में निकालो इस एरिया में आपका क्या क्या मिलने वाला है, सब पर्टिकुलर एरिया का फौना के बारे में आपको पता चल जाएगा, प्लांट्स के बारे में, तब जाके आप स्टडी करो, सब पता चलेगा हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है कितना नहीं, ठीक है। मैनुअल्स मतलब मेन से याद रखना, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सिंगल स्पेसिस का, एक एरिया में जो मिलता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि आप आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करो। एंड मोनोग्राफ मतलब क्या, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक टेक्सोन का प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो गाइस इसके साथ होता है चैप्टर ख़त्म। मैंने हर तरीका अप्लाई किया आपको समझाने का, ठीक है। एक ही चीज़ को 3 से 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, नॉट ए बिग डील, बस 3-4 बार आपका दिमाग में घुस रहा है, तो इससे प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपका दिमाग में रहेगा याद, ठीक है। सो कैसा लगा बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड any suggestion for improvement, so do let me know and stay tuned for the next video. Thank you very much guys.